भास्कर, कोई खबर आपके पास? आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, कैसे रिएक्शन आ रहे हैं वहां से? देखिए, रिएक्शन कैसे दिया जाए इसकी तैयारी एक तरह से हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके आवास पे हूँ मैं। यहाँ पे जो उनके सहयोगी हैं और सीनियर मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार में, उनका आना यहाँ पे शुरू हो गया। मनीष सिसोदिया पहुँच गए हैं, गोपाल राय पहुँच गए हैं यहाँ पे, और कहीं न कहीं चुनाव का जो नतीजा आ रहा है उसको बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। और जब एक बार ये तय हो जाएगा कि क्या स्थिति है और किस पार्टी को कितनी बड़ी सफलता मिली है, उसके बाद आके बयान दिया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि चुनाव के जस्ट बाद ये एक लाइन तय कर ली गई थी पार्टी के द्वारा, परिणाम अगर इनके खिलाफ आता है तो निश्चित रूप से ईवीएम की खराबी जो उसको प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो ये लाइन पहले से तय है, यानी आप जिस जवाब की रिस्पांस की बात कर रहे हैं वो तो पहले से उन्होंने सार्वजनिक कर ही दिया था कि अगर हारे तो ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के सर। और साफ तौर पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया, जब इलेक्शन कमीशन को धृतराष्ट्र कह दिया अरविंद केजरीवाल ने। भास्कर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज सुबह भी आपने कपिल मिश्रा की बाइट सुनी होगी, उन्होंने भी साफ कह दिया कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, तंत्र की जीत नहीं है। खुल के वो नहीं बोल रहे थे ईवीएम के, लेकिन मतलब सिर्फ मतलब वही था। और अभी से कुछ देर बाद अब बयान आने वाला है पार्टी के द्वारा। हर चुनाव के बाद यही होता है कि एक बार मीटिंग होती है सीनियर पार्टी नेताओं की और उसके बाद बातचीत करते हैं वो लोग मीडिया से, और एक बार बयान जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से ईवीएम का मुद्दा अब जोर शोर से उठाया जाएगा इस चुनाव में। जैसे ही जनता का मूड पार्टी ने भांप लिया था, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जाना लग गया था। बात भिंड की हो रही थी, बात राजस्थान की हो रही थी, और यहाँ तक हुआ कि किसी तरह से इस चुनाव को टाल दिया जाए कुछ दिनों के लिए। यहाँ तक कि 2 महीने की टालने की बात की गई और ये कहा गया कि बैलेट से चुनाव किया जाए, और वो भी जब संभव नहीं हुआ तो अब पार्टी ने एक तरह से ये लाइन तय कर ली है कि ईवीएम खराबी का मुद्दा उठाया जाएगा जोर शोर से। जी, विजेंद्र गुप्ता के पास चलते हैं एक बार फिर। विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये चुनौती देते हैं आपकी पार्टी को कि कोई चुनाव आप बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी लड़के दिखा लीजिए, या वो पर्ची वाली वोटिंग मशीन होती है जिसमें पता चलता है कि वोट दिया तो सामने आपको उस पर चिन्ह नजर आ जाता है, नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़िए। अच्छा, बताया जा रहा है कि अब वो अब नहीं है हमारे साथ। एक बार फिर मनोज तिवारी के घर का हम जायजा लेते हैं। कुमार कुंदन वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, अब तो लगभग साफ है स्थिति, 185 पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तीनों निगमों में बीजेपी बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपने बताया सुकमा हमले की वजह से कोई बहुत ज्यादा सार्वजनिक जश्न नहीं मनाया जाएगा, कोई पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, मिठाई नहीं बांटी जाएगी, लेकिन मनोज तिवारी जो सुबह से पूजा अर्चना कर रहे थे वो कामयाब हो गई। बिल्कुल, मनोज तिवारी कहीं न कहीं रिलैक्स जरूर महसूस कर रहे होंगे। और जहां तक जश्न की बात है तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन सुशील डोगरा को बोलूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं। पूरी तरीके से ऐसे कोई जश्न नहीं है। लोग कार्यकर्ता हैं, वो आ रहे हैं, मनोज तिवारी से मिल रहे हैं और मिलकर चले जा रहे हैं। दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश है कि सुकमा में जो कुछ भी हुआ है उसमें देश के वीर जवानों के साथ, शहीदों के साथ हम लोग मौजूद हैं, और बेशक हमारे लिए बहुत अच्छा पल है, खुशी का पल है, लेकिन हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। और मनोज तिवारी से व्यक्तिगत तौर पे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये अच्छी बात है, जैसा हमने सोचा था उस मुताबिक परिणाम आ रहा है। और अब तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है सौरभ यहाँ पे कि टास्क फोर्स कैसे बनाया जाए, दिल्ली नगर निगम के लिए किस तरीके से काम किया जाए, और जीत के जो लोग भी आएंगे उनसे कामों का बंटवारा कैसा हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी है और अब आगे की रणनीति के लिए तैयारी चल रही है अंदर में। तो निश्चित रूप से काफ़ी रिलैक्स्ड है, काफ़ी काम है, और जिस हिसाब से सुबह में भगवान के सामने उन्होंने पूजा अर्चना की थी, ऐसा लगता है कि अब सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। सौरभ, लेकिन आपने बताया कि तैयारी आगे की बीजेपी कर रही है, अरविंद केजरीवाल भी तैयारी कर रहे होंगे। अभी भास्कर बता रहे थे कि क्या जवाब दिया जाए, क्या मीडिया के सामने बयान दिया जाए इस हार पर, ये इस पर मंथन चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर। लेकिन प्रदीप जी, एक बात ये भी, जो हर पार्टियां अपने इंटरनल सर्वे कराती हैं, या तो ये मीडिया में आकर झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं, या इनकी वो सर्वे करने वाली कंपनियां जो हैं उनको अपना बोरिया बिस्तर समेट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का सर्वे बताया जा रहा था 218 सीटें और 51% वोट। तो ये कौन सी खाम ख्याली में, कौन सी हवा में रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये सर्वे वगैरह कुछ नहीं होता, केवल अपने कार्यकर्ता को थोड़ा उसका उत्साह बना रहे, लोगों को पोलिंग बूथ तक ले आएँ वो, और ये बताने की कोशिश करें कि हाँ हम जीत रहे हैं।
जैसे कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी होता है तो वो बताता है किस तरह से सिर्फ वही जीत रहा है। इसी तरह का ट्रेंड, और इसके लिए एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का इस्तेमाल जो ये पिछले 8-10 साल से शुरू हुआ है अपनी पार्टी की इस स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने के लिए, वो अच्छी बात नहीं है। आप कहिए कि हमारा अपना आकलन ये है कि ऐसा होने जा रहा है। चुनाव से पहले कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो ये बात तो समझ में आती है कि आप ये ना कहिए कि हम हार रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हम 218 आ रहे हैं, जैसे पंजाब में 1 साल पहले से कह रहे थे कि 100 सीटें आ रही हैं, तो ये बड़बोलापन है। आप समझ रहे हैं कि जनता नासमझ है, आप जो कहेंगे उस पर वो आंख बंद करके भरोसा करने जा रही है, वैसा हो नहीं रहा है, फिर भी आप चेत नहीं रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जब 2015 से पहले प्रचार करते थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने पहले तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए माफी भी मांगी और बम्पर जीत उनको मिली, इसमें कोई शक नहीं, 67 सीटें वो जीते। उन्होंने जो वायदे किए थे वो कहते हैं हमने पूरे किए, हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, हमने बिजली का बिल जो है, पानी का बिल जो है उसको हमने खत्म कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले, बड़े अपने काम बताते हैं वो। ये सब अगर हुआ है तो क्या जमीन पर लोग नहीं देख पा रहे या ये काम हुआ ही नहीं? देखिए, हुआ होता तो वो परिलक्षित होता वोट में। भाई अगर कोई भी सरकार काम कर रही है तो लोग, आप देखिए 2 बार 3 बार 4 बार सरकारें चुनकर वापस आ रही हैं, तो अगर काम हुआ है और लोग उससे संतुष्ट हैं या काम होता हुआ दिख रहा है लोगों का, तब भी उन्होंने जो है उस पार्टी का समर्थन किया है। ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा कि एमसीडी ने कोई बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया और 10 साल में ऐसा भी नहीं है, लेकिन तब भी नतीजे हमारे सामने हैं। बिल्कुल, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से निराशा उससे बड़ी है। एमसीडी में बीजेपी से जो अपेक्षा थी और उससे जो निराशा पैदा हुई, उससे बड़ी निराशा अरविंद केजरीवाल से। देखिए, जब भी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है जिस पार्टी या जिस नेता से, जब निराशा होती है तो वो और ज्यादा बड़ी होती है। तो उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है कि लोगों की उम्मीद जो जगाई उन्होंने कि हम देश बदल देंगे, राजनीति बदल देंगे, गवर्नेंस का तरीका बदल देंगे, और आखिर में हुआ ये कि तुलना करने लगे कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी, बीजेपी भी ऐसा करती थी। उन्हीं से जिनको रिजेक्ट कराया जनता से, उन्हीं का उदाहरण देने लगे, उन्हीं से तुलना करने लगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया विरोधी पार्टियों के द्वारा, वो तो मीडिया को भी नहीं बख्शते हैं। मनोज जी, अभी बताइए इसमें कितनी हकीकत है कि अगर शुंगलू कमेटी की कुछ सिफारिशें जो हैं चुनाव से पहले आती हैं तो वो कहते हैं इसकी टाइमिंग पर हमको शक है कि ये इसी वक्त क्यों लाया गया जिसमें भाई भतीजावाद और अपने पसंद के लोगों को लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पर उन्होंने रखवा लिया, ये बात सामने आई। अगर वो सरकार की सालगिरह पर 16,000-12,000 की थाली परोसते हैं किसी और के सामने, तो ये सब चीजें जब आई हैं जिसको वो प्रोपेगेंडा कहते हैं, क्या इसका असर पड़ा वोटर पर? ये ठीक उल्टी बात वो कह रहे हैं। वास्तविकता ये थी कि ऑन रिकॉर्ड है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग, उन्होंने हम लोगों को अखबारों में हैंड आउट मीडिया को भेज के ये बताया था कि ये शुंगलू कमेटी वैध तरीके से बनी है और उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसको हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे और उसमें से जो जिन्हों पर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराएंगे। ये तो सवाल उठ रहे थे उनके इस्तीफे के बाद कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो आरटीआई के माध्यम से, वो भी कांग्रेस के नेता ने, अजय माकन के आरटीआई के माध्यम से शुंगलू सार्वजनिक हुई है। अब उसकी टाइमिंग जब वो मांगा गया और दिया गया, वो तो एक अपना एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से मिला। ये असल में समस्या यही है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये लगा कि वो जो कहेंगे उसी को लोग सही मानता चला जाएगा। ठीक उसके उल्टा हुआ, वो उन बातों को डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि लोगों को लगा कि ये झूठ दर झूठ बोलते जा रहे हैं, और एक के बाद एक जितनी झूठ आप बोल रहे हैं उसमें अगर उन्होंने कुछ काम किया भी है वो भी मुझे लग रहा है उसी में ढुल गया। एक और फैक्टर जो बताया जाता है, बहुत से लोग चर्चा में कहते हैं, जानकार लोग, कि जिस तरीके से सीधे उन्होंने अपने आप को टक्कर में खड़ा करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी के, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन पर आरोप लगाना, निश्चित रूप से उसका क्या उनको कुछ नुकसान हुआ प्रदीप जी? बहुत बहुत ज्यादा। मुझे लगता है लोग इस तरह की, देखिए आप विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए अपने विरोधी की, ये लोग मानने को तैयार होते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, ये केवल व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। देश के प्रधानमंत्री को एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर साइकोपैथ बोल रहा है
तो उसको समझना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और ये उनके पॉलिटिकल समझ पर भी कोई सवाल है कि वो ये नहीं देख पा रहे कि एक आदमी चाहे किन्हीं भी कारणों से उसकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है और वो चुनाव दर चुनाव सारी दुनिया के सामने परिलक्षित भी हो रहा है, नतीजों में दिखाई दे रहा है। सारे चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है और पिछले सारे चुनाव जीती भी है, तब भी आप उसी एक आदमी को निशाना बनाकर नुकसान खाते जाएं, तो ये उनकी पॉलिटिकल समझ पर भी एक सवाल है।